हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ओके, चलिए बढ़िया है। तो आज पढ़ लेते हैं चैप्टर फर्स्ट यानी यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीसरा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तब। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सवाल है प्रश्न 1.3, मतलब चैप्टर फर्स्ट का तीसरा सवाल, यूनिट 1 का तीसरा सवाल। जांच कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी विमाहीन है तथा इनके बीच अनुपात बताइए। के ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम पी है मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो पहले हमें क्या करना है, इनके मात्रक फाइंड कर लेने। तो हमें के का मात्रक फाइंड करना है। तो के किस में होता है अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लो या कॉलम्स लो। एफ बराबर होता है हमारा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको कुलाम का नियम, अगर जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लेना अच्छे से, बहुत इजी वे में समझाया है। तो अब हमें के का मात्रक निकालना है। तो ये आर स्क्वायर जो बट्टे में है, बट्टे की संख्या इक्वल से पहले काय में आ जाती है, गुणा में आ जाती है। बराबर से पहले अगर लाना चाह रहे हैं तो गुणा में आएगी। बराबर क्या बचेगा, के Q1 Q2। अब ये सब कायम है गुणा में, अब गुणा की संख्या कायम आती है बटे में आती है। तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर और बेटा बटे में आ जाएगा Q1 इंटू Q2। इधर क्या रह जाएगा, के। इसे आप सीधा करके लिख लेंगे, के बराबर एफ आर स्क्वायर बटे में Q1 अपॉन Q1 इंटू Q2। अब हमें के का मात्रक चाहिए, तो के का मात्रक बराबर होगा एफ का मात्रक, आर स्क्वायर का मात्रक, कुलाम आवेश का मात्रक, सभी के मात्रक के मात्रक बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे के का मात्रक बराबर बल का मात्रक क्या बेटा, एफ का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि आर पे स्क्वायर लगा है। आवेश का मात्रक कुलाम होता है तो कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से के का मात्रक ये आ गया। इसे हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। के का मात्रक मिल गया हमें, ठीक है। अब हमें ई का मात्रक चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मात्रक। तो ई स्क्वायर का मात्रक क्या होगा बेटा, ई स्क्वायर का मात्रक। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे कम आवेश है, मिनिमम आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। तो कुलाम होता है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कुलाम स्क्वायर, ई स्क्वायर कुलाम स्क्वायर। अब किसका मात्रक चाहिए बेटा, हमें जी का मात्रक चाहिए। तो जी का मात्रक फाइंड करने के लिए हमने क्या, चलो इसे बॉक्स में रख लेते हैं। क्या करना है, हमें फॉर्मूला लेना है। फॉर्मूला होता है एफ बराबर जी एम ई इंटू एम पी बटे में आर स्क्वायर, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आर इधर गुणा में आएगा, सेम ऐसी होगा जैसे वैद्युत बल में हमने ऊपर किया है कुलाम्स लॉ में। तो आर स्क्वायर इधर आ जाएगा गुणा में और एम ई एम पी आ जाएगा बटे में, एम ई एम पी इज इक्वल टू क्या रहेगा, जी। तो इसे हम सीधा करके लिख देंगे, जी का मात्रक, चलो डायरेक्टली लिख लेते हैं, जी का मात्रक बराबर, इसे लिख देते हैं इधर, मतलब जी को इधर और इसे इधर। तो एफ आर स्क्वायर अपॉन एम ई एम पी का मात्रक, ठीक है, या के मात्रक कह लो। तो इसका मात्रक और इनका मात्रक क्या होगा, बराबर रहेगा। जी का मात्रक जो है वो इन्हीं का मात्रक एक्चुअल में। तो जी बराबर देखो, एफ का मात्रक क्या, न्यूटन, दूरी का मात्रक है मीटर, स्क्वायर लग जाएगा, और एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास है मेस या मास कह लो, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम होता है। तो यहाँ 2 किलोग्राम हो गए तो हम लिख देंगे किलोग्राम स्क्वायर। इसका भी केजी, इसका भी केजी, तो केजी स्क्वायर। इसे भी हम बॉक्स में सुरक्षित कर लेंगे। इतना हुआ। अब हमें ये देखना है यार एम ई और एम पी का मात्रक क्या हुआ, तो आप पता चल चुका है आपको। एम ई का मात्रक जो होगा वही एम पी का मात्रक होगा। एम ई का मात्रक भी केजी रहेगा और एम पी का मात्रक भी केजी रहेगा। क्लियर? तो चलो अब हम वैल्यू ऐड कर लेते हैं। नाउ के ई स्क्वायर बट्टा, ये अपोन का सीने से आप हिंदी में बट्टा कहते हैं, के ई स्क्वायर ऐसे भी लगा सकते हैं इस निशान को, जी एम ई और एम पी। चलो मात्रक ऐड कर देते हैं इनके मात्रक। के का मात्रक कितना है, के का मात्रक आया ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या बेटा, कुलाम स्क्वायर। थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या है, कुलाम स्क्वायर। गुणा ले लेंगे, क्या है ई स्क्वायर।
तो ई स्क्वायर का मात्रक क्या बेटा, कूलाम स्क्वायर है, कूलाम स्क्वायर अपॉन फिर क्या है जी का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटे में क्या है, किलोग्राम का स्क्वायर, केजी स्क्वायर। एम पी दोनों केजी हैं तो केजी स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब आप चाहो तो इसे डायरेक्टली यहाँ से कट कर सकते हैं ना, इजीली बिल्कुल। कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कट हो जाएगा, या फिर आप देखो कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं बीमा ऐड करना तो बीमाएँ भी लिख सकते हैं इनकी सबकी। देखो मैं बता रहा हूँ बीमाएँ। न्यूटन की बीमा होती है बेटा MLT-2, याद कर लेंगे इसको। न्यूटन की बीमा क्या होती है, MLT-2 होती है। कैसे होती है वो प्रूव करेंगे ना बाद में, लेकिन आपको यहाँ याद कर लेना है कि न्यूटन की बीमा होती है MLT-2। चलो मैं बता देता हूँ कैसा होता है। देखो बेटा बल का मात्रक है ना न्यूटन, हाँ, तो बल बराबर होता है बेटा M/A, मतलब मैस इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बेटा हम क्या करेंगे, द्रव्यमान का जो यूनिट है, मात्रक है, वीमा है द्रव्यमान का, वो तो मैस होगा, द्रव्यमान तो मैस है, तो मैस को मैस से दर्शाएंगे एम से। और एक्सेलरेशन होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो मैस तो ऐसे ही रहेगा, मीटर क्या लेंथ है तो एल लगा देंगे, प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम होगा तो टाइम का स्क्वायर हो गया। अब एम ऐसी रहेगा, एल भी ऐसे रहेगा, टी ऊपर का एम आ जाएगा माइनस में। तो इस तरह से जो हमारा बल है, बल की बीमा आ जाती है MLT-2, जो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। फिर गुणा में क्या है, कूलाम स्क्वायर, तो कूलाम की बीमा क्या होती है 80, तो 80 का स्क्वायर हो गया। अच्छा ये कैसे हुआ सर, कूलाम की बीमा 80 कैसे हुई, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है ना, और आवेश बराबर होता है I इंटू टी। तो बेटा आई का मात्रक क्या है, आई का मात्रक एम्पियर है, और टी टाइम है, टाइम का तो टाइम ही रहता है, इसलिए 80। क्लियर है, तो 80 स्क्वायर हो गया। अपॉन में फिर 80 स्क्वायर ले लेंगे, फिर अपॉन का सिंबल लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेम रहेगा, न्यूटन का सेम रहेगा क्या MLT-2, और सॉरी मीटर का नहीं लगाया ना हमने यहाँ पर, इसे डिलीट करते हैं 1 मिनट, सॉरी वेरी सॉरी। तो बेटे मीटर का क्या, लेंथ, मीटर लेंथ है ना, तो लेंथ स्क्वायर L स्क्वायर ले लेंगे, और गुणा में सी का क्या आ जाएगा 80 स्क्वायर अगेन। ऐसे ही हम नीचे लगाना है, न्यूटन का क्या होगा MLT-2, और बेटा मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ है तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, और गुणा में केजी का स्क्वायर है तो केजी का मैस, तो मैस का स्क्वायर हो गया, अपॉन फिर मैस का स्क्वायर हो जाएगा, मैस या मास है ना, द्रव्यमान। अब देखो बीमाएं हमने ऐड कर दी हैं, बिल्कुल इजीली हम इसको रिड्यूस कर देंगे, कट कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा क्लियरली। तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, 80 स्क्वायर से 80 स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, टी की पावर 2 से टी की पावर 2 माइनस में एम से एम, एल से एल। बस प्रूव हो गया कि ये जो हमें राशि दी गई है ये कैसी है, बीमाहीन राशि है। क्लियर, तो लिख देंगे अर्थात के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी क्या है बेटा, बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। क्लियर है, चलो इसे राइट करो, फिर इसका ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, बीच का अनुपात। ठीक है, चलिए आप इस आंसर राइट कर लीजिए, नो डाउट। ओके कर लिया, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं फटाक से, और फिर इसके आगे का पार्ट समझ लेते हैं। आई होप इतना तो समझ में आया होगा ना, बुक ईजी वे में समझाया। अगर आपको बीमाएं नहीं आ रही है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर, केजी स्क्वायर कट कर सकते हैं, ऐसे ही बता देंगे फास्टली, है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब हमें इसका रेशियो फाइंड करना है बेटा, क्या करना है, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो हम इनकी वैल्यू ऐड कर लेंगे, पहले तो लिख लेते हैं के ई स्क्वायर अपॉन को ऐसे लेते हैं, चलो फिलहाल हम ऐसे लिख लेते हैं के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी, है ना। अब हमें इन सब की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। आपको इन सब की वैल्यू चाहिए होगी, मान चाहिए होगा, तो मान रख लेते हैं इनका, पुट ऑन द वैल्यू राइट कर देंगे, मतलब मान रखने पर पुट ऑन द वैल्यू। चलिए मान रख लेते हैं, तो बेटा के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, है ना, इससे पिछली वीडियो में बताया आपको। अच्छा ई है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 गुणा 10 टू दी पावर माइनस 1.6 गुणा 10 टू दी पावर माइनस 19
स्क्वायर ले लेंगे, इसका स्क्वायर ले लिया, नो प्रॉब्लम। अब बेटा हमारे पास g है, तो हमें g का मान पता होना चाहिए। तो g का मान होता है 6.67 गुणा 10 टू द पावर -11। तो ये बेटा कांस्टेंट है, ये आपको याद रखने होंगे, है ना, ये तो नियत है, वैल्यूज कांस्टेंट है। me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 गुणा 10 टू द पावर -31 kg, है ना। mp मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा 1.66 गुणा 10 टू द पावर -27 kg। kg लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इन सबको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना, मीन सोल्व करना है। तो सोल्व तो आप आराम से इजीली कर लोगे, और अगर आपको सोल्यूशन नहीं आता है ना तो आप वेट करो, मैं आपको ये कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा कि किस तरह से इजी वे में बहुत सरल तरीके से कैलकुलेशन को फास्टली कर सकते हैं ना। तो ये जानने के लिए तो आपको बने रहना है मेरे साथ। तो हम जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 2.3 गुणा 10 टू द पावर 39 समथिंग, ये हमारी वैल्यू आने वाली है 2.3 गुणा 10 टू द पावर 39। अब ये रेशियो आ गया हमारा, हम लास्ट में लिख देंगे अर्थात इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच कार्यरत मत लिखो, ऐसे लिखो लगने वाले वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स, अरे गुरुत्वाकर्षण, सॉरी ऐसे लिखेंगे ना, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना आया बेटा 2.3 गुणा 10 टू द पावर 39 है, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना है 2.3 10 टू द पावर 39 है। क्लियर, चलिए राइट कीजिए, नेक्स्ट हम करते हैं। ओके, तो बेटा आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.5 की, प्रश्न संख्या 1.5 मतलब पहले चैप्टर का 5वां सवाल सोल्व करेंगे। और 1.4 में थ्योरिकल क्वेश्चन है, वो ये भी थ्योरिकल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, इसे बुक से पढ़ लेते हैं ना, टाइम को सेव करने के लिए। तो क्वेश्चन हमसे किया गया है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तु के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। चलिए तो ये जान लेते हैं हम, ठीक है। तो बेटा एक बात याद रखेंगे, जब कांच की छड़ को रेशम के वस्त्र पर, मान लो ये रेशम का एक टुकड़ा है, रेशम सिल्क रेशम का एक टुकड़ा, और हमारे पास एक कांच की छड़ है, क्या बेटा कांच की छड़ है, कांच की छड़। अभी इस समय क्या दोनों न्यूट्रल हैं, मतलब इन दोनों में कोई चार्ज नहीं है। जब कांच की छड़ को रेशम के वस्त्र पर रगड़ा जाता है तो पता हो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन के थ्रू क्या होगा, जो कांच की छड़ है उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, रेशम के वस्त्र पर आ जाएंगे। जो रेशम का क्लॉथ है, कपड़ा है, उस पर जो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन होंगे वो आ जाएंगे, और छड़ क्या हो जाएगी, छड़ धनावेशित हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, दोनों ही चीज़ें, दोनों ही मैटर हमारे आवेशित हो जाएंगे, है ना। रेशम का कपड़ा हो जाएगा नेगेटिव और कांच की छड़ हो जाएगी पॉजिटिव। तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, मतलब छड़ के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, रेशम के कपड़े में। इस तरह से ये रेशम के कपड़े में आ गए। तो बेटे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या आवेश का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो आप इसमें इजीली लिख सकते हैं कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम के वस्त्र पर या कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रेशम के कपड़े पर हो जाता है, और इस घटना को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इजी, तो इसी तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलो मैं लिख देता हूँ, जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण
रेशम के वस्त्र पर, वस्त्र नहीं लिख रहे, कपड़े लिख लो, होने लगता है, होने लगता है। इस प्रकार कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। नेगेटिव चार्ज आ गया ना, ऋणावेशित हो जाता है। इस अर्थात ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, दूसरे स्थान पर चले जाना आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, नोट पॉइंट याद रखेंगे बेटा। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार फिर। जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रेशम के कपड़े पर होने लगता है। इस प्रकार कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता आवेश को ना तो एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही फिनिश कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यही आवेश संरक्षण का नियम होता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1.5 में यही पूछना चाह रहा था। क्लियर है? इसे राइट करो, नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो बेटा आप करेंगे हम 1.6 पहले चैप्टर का छठा सवाल। तो इसमें हमसे पूछा है कि भाई ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है ABCD। ये बना लिया हमने ABCD एक वर्ग, नाम देते हैं ABCD, है ना। अब इन सब पर हमें चार्ज एक्टिवेट चार्ज दे रखा है। इस पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, A पर 2 है तो C पर भी 2 माइक्रोकूलम चार्ज एक्टिवेट है, V पर -5 माइक्रोकूलम एक्टिवेट है चार्ज, और D पर -5 माइक्रोकूलम चार्ज। अभी कह रहा है इन चार्ज, इस वर्ग के केंद्र पर भी एक चार्ज है भाई, वर्ग के केंद्र पर भी एक चार्ज है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो से डिनोट कर दो, चलो वो है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है केंद्र पर। तो अब इन कोनों से इस केंद्र पर जो चार्ज है उस पर कितना बल एक्टिवेट होगा फाइंड करना है। तो भाई बल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, बीच का डिस्टेंस चाहिए, इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज के बीच की दूरी चाहिए, और दूरी को हम क्या किस दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमें R फाइंड करना होगा। और हाँ, आपको ये भी याद रखना है कि वर्ग की भुजा हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं, चलो फटाफट गिवन लिख लेंगे। मतलब हमारे पास जो है क्या है, आवेश गिवन है हमें सारे। Q1 मान लो हमारे पास 2 माइक्रोकूलम है, और बराबर क्या है Q2 कितना है, ये भी 2 माइक्रोकूलम सेम है। अच्छा, Q3 कितना है, -5 माइक्रोकूलम है, और Q4 भी क्या है इसके सेम है, इसके जैसा सेम टू सेम। इतना हमें गिवन है। भुजा को किस तरह से आएंगे, भुजा ही लिख दो भाई। भुजा को क्या लिखना है, भुजा कितनी तरह की है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा, है ना। 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए, अब हमें फाइंड क्या करना है, बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन 2 चार्ज, R फाइंड करना है। तो R फाइंड करने के लिए देखेंगे, लिखेंगे वर्ग ABCD में क्या है, AO किसके बराबर है, AO है 1/2 AC के बराबर, 1/2 AC, मतलब AO हाफ AC के बराबर है। AO कब बराबर होगा AC के, जब AC को हाफ कर देंगे। ये बात हो गई। चलिए, अब हमें क्या लेना है, अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लेना है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय आपको आता होगा अच्छे से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इधर लिख देता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है AO,
AO का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम इधर लिख देंगे 1/2। AO का स्क्वायर फाइंड करना है और यहाँ से लिखेंगे, शॉर्टकट में लिख लेते हैं AO 1/2, रूट लगा देते हैं इधर। क्या है हमारे पास AB और AD, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर ना, तो AO बराबर होगा 1/2। अब AB और AD तो बराबर है, AB AD बराबर है तो दोनों को AB लिख सकते हैं। जब दोनों बराबर हैं तो AB बराबर AB प्लस AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है? चूँकि AB बराबर है AD के, AB और AD बराबर, इवन सारी भुजाएं बराबर हैं तो दोनों को सेम लिख देंगे। इसे भी क्या लिख देंगे? AD को भी AB लिख देंगे, AB स्क्वायर। कितने AB स्क्वायर हो गए? 2 AB स्क्वायर हो गए। तो AO स्क्वायर बराबर 1/2 रूट 2 AB स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB अपने स्क्वायर से रूट को काट देगा तो क्या किस पे रह जाएगा? रूट 2 पे रह जाएगा और AB हो जाएगा अलग। AB ने अपने स्क्वायर से रूट को काट दिया, बाकी दो रह गया रूट में। अब AB की वैल्यू तो हमें गिवन है ना बेटा? हाँ गिवन है सर। तो AO बराबर 1/2 रूट 2 गुणा AB की वैल्यू कितनी है? भुजा है ना AB, AB क्या है? भुजा है, तो भुजा की वैल्यू 0.1, तो 0.1 लिख देंगे। क्लियर? इतना आ गया? चलिए ठीक है। तो AO की वैल्यू हमें मिल गई, मतलब दूरी आ गई, R की वैल्यू फाइंड होगी। तो सभी इधर से अगर दूरी इतनी है तो इधर से हर डायरेक्शन से दूरी इतनी रहेगी। तो चलिए हम बल फाइंड कर लेते हैं ना, फॉर्मूला ऐड कर लेंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस सब की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10, 9 गुणा 10 की घात 9। अच्छा Q1 की वैल्यू कितनी है? चलो Q1 इसे सपोज कर लो 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे तो 10 की घात -6 ले लेंगे ना। माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे तो क्या करना है हमें? ऐसे लिखना है, सॉरी, 2 गुणा 10 की घात -6। अब ये कुलाम हो गया है ना। तो अगर माइक्रो हटाना है तो 10 की घात -6 लगाना है, सिंपल सी बात है। माइक्रो हटाना है 10 की घात -6 लगाना है, कुलाम में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ये हो जाएगा सेम टू सेम -5 गुणा 10 की घात -6 कुलाम, ठीक है। चलो ऐड करके सॉल्व कर लेते हैं। और Q2 क्या हमारा भाई? Q2 क्या? 1 माइक्रो कुलाम है, तो माइक्रो को चेंज कर देंगे, 10 की घात -6 ले लेंगे। अपन में R कितना आया हमारे पास? अभी ये भी 1/2 रूट 2 गुणा 0.1 का स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स घात 2। सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 18 एकम 18, सही है। फिर 6 और 6 12, 12 में से 9 घाते घटा दो बेटे, है ना। 6 और 6 दोनों माइनस की घाते जुड़ गई, 12 हो गई। 12 में से 9 घाते घटाओ, कितना बचा बेटा? 3 बचा ना, माइनस का 3 बचा। अपॉन में कितना है? 1/2 और मल्टीप्लाई बाय, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 ही कम 1, 2 दूनी हो जाएगा 4 और वर्ग से इसका तो रूट कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा और 1 ही कम 1 ही रहेगा, 1 ही कम 1। तो ऐसे इस तरह से आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा इसमें। अब 2 से 4 कटिए कितनी बार में? 2 बार में। 2 से 4 कितनी बार कटिए? 2 बार में। तो हमारे पास क्या रहा? 18 गुणा 10 की घात -3 बटे में क्या है? 0.01, एक बार नहीं आएगा और बटे में 2 कहाँ चलाएगा? ऊपर गुणा कर लेगा, इधर मत करो, घात में गुणा नहीं करेगा, इधर 18 से गुणा कर लेगा। तो 18 दूनी 36, 10 की घात -3 और बटे में कितना? 0.0201। अब पॉइंट कट करेंगे तो ऊपर 2 0 ले लेंगे, या पॉइंट कट करने के बाद एक काम करते हैं, पॉइंट अगर यहाँ से फिनिश करेंगे तो हम क्या करेंगे? ऊपर से 2 घाते कम कर देंगे, तो 36 गुणा 10 की घात -1 आ जाएगा, है ना। पॉइंट फिनिश कर दिया तो 2 घाते हमने यहाँ से हटा दी, क्योंकि पॉइंट काट के 2 0 बढ़ते, 2 0 प्लस के होते, माइनस के 2 घाते खत्म हो जाती, तो 1 बचती। ये आ गया। अगर हम इसे भी खत्म करना चाह रहे हैं तो हम एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 3.6 लिख देंगे न्यूटन। तो इतना बल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, घात खत्म हो जाएगी अब, क्योंकि पॉइंट 1 के बाद आ गया, घात खत्म। तो हमारा इतना 3.6 न्यूटन का बल किस पर एक्टिवेट हो रहा है? केंद्र पर एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें सभी कोनों से निकालना है। एक कोने से इतना, दूसरे कोने से भी सेम रहेगा, सब में से सेम रहेगा, इतना ही आएगा। मतलब इधर अगर पॉजिटिव होगा तो इधर से निगेटिव होगा, इधर से निगेटिव होगा, इधर से पॉजिटिव। अब हम लिख देंगे, चूँकि FA बराबर -FC है ना। FA से लगने वाला बल और C से लगने वाला बल विपरीत होता है, और ऐसे लिख देंगे FB -FD। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वैल्यू सेम है, इधर वैल्यू सेम है दोनों तरफ। अब हम लिखेंगे कुल बल मतलब केंद्र पर आरोपित कुल बल, केंद्र पर आरोपित कुल बल। तो कुल बल फाइंड करने के लिए लिखेंगे FA प्लस FC प्लस FB प्लस FD। अब देखो भाई, FC का मान तो माइनस में है ना, तो माइनस लगा दो, और FD का मान भी माइनस में है तो माइनस लगा दो, बराबर है, कट गए, तो बल आया 0 न्यूटन, ठीक है। तो केंद्र पर जो बल एक्टिवेट होगा बेटे वो 0 न्यूटन होगा, सिंपल सी बात है। चलिए राइट कीजिए। ओके, कर लिया। चलिए तो बेटा आज इतने ही रहने देते हैं, अब इसके बाकी के सम्स नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और
और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल जैसे आते हैं ना सवाल के बीच बीच में, तो वो आपको बताते रहेंगे। जैसे गुलाम का नियम बताया था, अभी विद्युत क्षेत्र आएगा, गाउस का नियम आएगा, वो सारे नियम मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहूँगा। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल आप जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, नोटबुक में लिखें, घर पे सॉल्व करें, ठीक। और बाकी हम अगली वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।